नमस्ते पब्लिक, क्या हाल है आप लोगों का। वेलकम वेलकम वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव एंड स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरी इस बढ़िया बढ़िया सी चैनल पे। हमारा चल रहा है सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिवीजन बैच, जहां हमने पिछले 2 लेक्चर्स में 4 चैप्टर्स को धुआंधार तरीके से रिवाइज कर लिया है। अरे रिवाइज तो छोड़ो, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। कौन से 4 चैप्टर्स? लेवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड डिसीजंस डन। तो आज कौन सा चैप्टर? अरे भाई तुम्हारे पीछे दिख रहा है, आज हम लोग करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। तो मेरे भाई बिंदास 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 जुड़ जाओ फटाफट सभी लोग, अपनी बुक्स एंड पेन्स निकाल करके रेडी रहना, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को रिवाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले है। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और सबसे पहले आई होप आप लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो सेल्फ स्टडी वर्क दिया था कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड डिसीजंस का, वो आप लोग प्रैक्टिस करके आए हैं। एंड मैं इस अजम्पशन पे चल रहा हूं कि आपका वो काम हो चुका है एंड नाउ यू आर रेडी टू टच अनदर चैप्टर। ठीक है मेरे भाई, तो चलो एक और चीज यार, तुम लोगों के कमेंट्स ही नहीं आ रहे। कैसा जा रहा है बैच? तुम लोग जुड़ रहे हो, देख रहे हो, लेकिन तुम लोग कमेंट ही नहीं कर रहे, तुम लोग लाइक ही नहीं कर रहे। तो भाई साहब यार ऐसा ऐसा मोटिवेशन किधर से आएगा? कम ऑन, जान नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? लाइक करो थोड़ा, ऐसे मतलब मजे आ जाने चाहिए कि हाँ लगना चाहिए बैच चल रहा है। तुम लोग यार ऐसे ढीला ढीला छोड़ देते हो, बताओ भाई। और फ्री का काम है, फ्री के काम नहीं होते तुमसे, बताओ क्या करें हैं? ऐसे एग्जाम निकालोगे? चलो फिर कर लो फटाफट लाइक और कमेंट। कैसा लग रहा है आज का सेशन? मेरे को चाहिए हाँ कमेंट सेक्शन में, मैं पहले बोल रहा हूँ, वरना यार मेरे को गुस्सा आ जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर को। गाइस वी आर गोइंग टू रिवाइज रेशियो एनालिसिस। अब इस चैप्टर में मेरे भाई, मैंने आपको पहले ही बोला था, मतलब जब इंट्रो वीडियो आया था, एक मिनट ये ना मेरा फ़ोन मैं म्यूट कर देता हूँ, वरना यहाँ टुक 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 बज 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 करेगा। ठीक है हाँ, तो अब सुनना बात ध्यान से। इस चैप्टर में मतलब जब इंट्रो वीडियो आया था तभी भी मैंने बोला था कि इस चैप्टर में 45 से भी ज़्यादा रेशियोज है। तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट कोड 50% ऑफ, छान छान के चुन चुन के मैंने 21 से 22 रेशियोज ऐसे निकाले, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन बैच है। तो जितना भी इररेलेवेंट कंटेंट है ना, मुझे थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। उतना ही करवाऊंगा जितने से तुम्हारा एग्जाम क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर रेगुलर होता ना, या फिर अगर कोई प्रॉपर फास्ट ट्रैक बैच होता, तो भाई साहब मैं पूरा पूरा करवाता, हार्ट मतलब दिल से कह रहा हूँ पूरा पूरा करवाता। बट यार रिवीजन बैच है ना, थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो कंस्ट्रेंट रख के चलना पड़ेगा। ठीक है चलो, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें इस लेवल पे प्रिपेयर कर दूंगा कि मेरे भाई एग्जाम का क्वेश्चन तुम किससे आराम से बन जाएगा। ये मेरा गारंटी है, कि इतना कर लोगे ना, एग्जाम का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। दैट्स इट। ठीक है चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेशियो एनालिसिस के साथ इन 3, 2, 1 रेडी स्टडी पो। तो अब देखो, रेशियो एनालिसिस में ना अपने पास बहुत सारे टाइप के रेशियोज है। एक है लिक्विडिटी रेशियोज, जो पता है क्या बोलता है, तुम्हारे पास पैसा कितना है। आज के जमाने में तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, बोलते हैं ना लोग। हाँ, तो लिक्विडिटी रेशियोज पैसा। दूसरा कवरेज रेशियोज, क्या किसी पर्टिकुलर कॉस्ट को मीट करने के लिए तुम उतना कमा रहे हो या नहीं, ये बोलता है कवरेज रेशियोज। तीसरा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, लंबा गेम खेलना है, लंबे समय के लिए अगर तुमको ब्रोक नहीं होना है, पैसे वाला बन के रहना है, तो भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। फिर आता है टर्नओवर रेशियोज, ये बताएगा कि भाई साहब किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के कंपैरिजन में तुम कितना सेल्स जनरेट कर रहे हो। और एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिट, यही तो वर्ड हमको चाहिए जिंदगी में, है ना। यस, अब तुम्हारा ना यहीं पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो समझना, मैं तुमको बोलता हूँ कि मैंने क्रेडिट सेल किया, सुनना क्विक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने क्रेडिट सेल किया 100 रुपया, ठीक है। अब समझना, क्रेडिट सेल है मतलब एंट्री क्या हमारा होगा भैया, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर्स आया, क्या मेरे पास पैसा आया? नहीं। तो क्या इस सेल से मेरा लिक्विडिटी बढ़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि डेटर्स है, क्रेडिट सेल से अब तक पैसा आया नहीं है। लेकिन क्या इस सेल पे प्रॉफिट बुक हुआ? हाँ भैया, आपने क्रेडिट किया ना सेल्स अकाउंट को, तो वो गए आपके ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आप बोलो, उसके क्रेडिट साइड में, इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में गया, तो आपका प्रॉफिट तो बुक हो गया, लेकिन सबने पैसा नहीं बढ़ा। तो लिक्विडिटी रेशियोज बात करते हैं कितना पैसा आया है उस चीज के बारे में, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बोलते हैं कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया है उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। चलो, तो अभी हम लोग क्या करने वाले, इन सारे रेशियोज को स्टार्ट करने वाले। बट इसी के अलावा ना 2 बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क्स कॉस्ट, जो मैं तुमको करवाऊंगा। इस पर तुम्हारी ऐसे मॉड्यूल पे एक क्वेश्चन भी है, मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, बट कंसेप्ट मैं जरूर कवर कर दूंगा। फिर है तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस पर अपन लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आज। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उस पर इंस्टीट्यूट काफी बार एग्जाम में भी क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, इसके लिए चलो,
अब सिंपल सी बात मैं बोलूं व्हाट इज रेशियो, तो तुम बोलोगे भैया इट इज नथिंग बट अ न्यूमरेटर अपॉन अ डिनोमिनेटर है, तो बच्चे वाली बात है, सबको पता है, ठीक है। तो हम लोग सीधे मुद्दे की बात से चालू करते हैं। सबसे पहले आता है लिक्विडिटी रेशियोस। सबसे पहले रेशियो क्या है भाई साहब? करंट रेशियो। वेरी वेरी सिंपल, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में जितने भी करंट असेट्स है वो ऊपर की तरफ, जितने भी करंट लाइबिलिटीज है उसको नीचे की तरफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक और चीज, काफी बार है ना, मतलब मैं तुमको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पे आज, इसमें ऐसा लिखा रहेगा कि भाई साहब कोई करंट लाइबिलिटी जो है ना वो नेट ऑफ करंट एसेट है। कोई करंट लाइबिलिटी, सुनना, कोई करंट लाइबिलिटी है ना दैट इज नेट ऑफ करंट एसेट। तो जब करंट रेशियो निकाल रहे हो ना तब करंट लाइबिलिटीज में उसको ऐड बैक कर देना। ये पॉइंट अभी खाली दिमाग में रख लो, ऐसा कुछ मैंने बोला है करके, जब क्वेश्चन आएगा तब तुमको और अच्छे तरह से समझेगा। तो दिस वाज करंट रेशियो। अब आते हैं क्विक रेशियो, जिसको तुम बोलते हो एसेट टेस्ट रेशियो। व्हाट इज इट? क्विक रेशियो इज नथिंग बट अवर क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब पहला ही क्वेश्चन आएगा, भैया ये क्विक एसेट कहां से निकाले? तो याद रखना तुम्हारी बैलेंस शीट में क्विक एसेट्स में दो चीजें नहीं आती। करंट एसेट लेने का समझना, क्विक एसेट मतलब क्या? जो फटाफट बिक जाता है, जो फटाफट बिक जाता है। उसके अलावा जो है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री को इसमें से माइनस कर देना। पता है क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रेशियो, ये रेशियो का लॉजिक पता है क्या है? बोलते हैं कि इन्वेंट्री में कुछ कुछ फास्ट मूविंग आइटम्स भी हो सकती है, कुछ कुछ स्लो मूविंग आइटम्स भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि हर बार इन्वेंट्री हाथों हाथ फटाफट बिक जाए, कभी कभी मंदी का टाइम होता है नहीं भी बिकती है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज नॉट अ क्विक एसेट जो फटाफट बिक जाए। लेस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्यों मेरे भाई? वेरी वेरी सिंपल, उसका पैसा आपने खर्चा कर दिया है, वो असेट तो है बट इट इज नॉट अ असेट जो आपको, जिसका आपको पैसा मिलेगा। ये असेट कैसे बना? प्रीपेड एक्सपेंस, हाउ इट इज इट अ करंट असेट? उसका आपको बेनिफिट इन काइंड मिलने वाला है, आपको बेनिफिट इन कैश नहीं मिलने वाला है। कैश तो आप पे कर चुके हो उसके बारे में, है ना। तो भाई साहब प्रीपेड एक्सपेंस एक लिक्विड या एक क्विक एसेट नहीं है। एसेट टेस्ट रेशियो जो है प्रीपेड एक्सपेंस को करंट क्विक एसेट्स में नहीं गिनता है, ठीक है। तो इट इज करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। एक और चीज याद रखना, प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में जब तक क्वेश्चन कुछ बोले नहीं, दिमाग नहीं लगाने का, अज्यूम करने का कि करंट एसेट और क्विक एसेट के बीच में एक ही चीज का फासला है, वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर प्रीपेड एक्सपेंस इंस्टीट्यूट को देना होगा वो सामने से देगा, तो भी दिमाग लगाने का, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं भाई साहब अपने अगले रेशियो में, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल? वेरी वेरी सिंपल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक बात बोलूं, इस पर पूरा चैप्टर आने वाला है आगे, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रख लेने का, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज आएगा। फिर आते हैं हम लोग भाई साहब अगली चीज पे, दैट इज अपना लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। मतलब भाई साहब लंबा गेम तुमको खेलना है, मैंने क्या बोला? लंबा गेम तुमको खेलना है, तो तुम्हारे पास पैसा है, मतलब फाइनेंस है, यानी इस चीज के बारे में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोस बात करते हैं। सबसे पहले है डेट इक्विटी रेशियो। तुम क्या बोलोगे? डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी, बराबर। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब डेट और इक्विटी रेशियो पर ये जो नोट मैं तुमको अभी बताने वाला हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट इक्विटी रेशियो पर ये जो नोट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी देखो, अभी ध्यान से सुनना। नाउ ये जो नोट है डेट इक्विटी रेशियो पर, ये क्या बोलते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन है ना, तुमको स्पेसिफिकली बोलेगा कि डेट इक्विटी रेशियो तुम्हें किस तरह से लेना है। मतलब कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि मेरे भाई लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल, लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स लेने का और ऊपर सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेगा। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा टोटल डेट अपॉन इक्विटी, तो उसमें लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट दोनों लेने का, डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो जनरली क्या है ना, क्वेश्चन तुमको वर्डिंग्स देगा, बट कंफ्यूज किधर होगे तुम कि जब क्वेश्चन में भी सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो दिया, तब क्या करोगे? क्वेश्चन में सिर्फ अगर डेट इक्विटी रेशियो दिया है तो तुम क्या करोगे? वेरी वेरी सिंपल, हम लोग लेंगे ऊपर की तरफ लॉन्ग टर्म डेट और नीचे की तरफ सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या बोला मैंने? डेट इक्विटी रेशियो में अगर कुछ ना दिया हो तो हम लोग ऊपर लेंगे लॉन्ग टर्म इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन नीचे शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिसमें आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। बहुत ही बढ़िया। अभी जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। यहां पर इसका आंसर क्या है मेरे भाई? डेट अपॉन टोटल एसेट्स। डेट में क्या आता है मेरे भाई? सिंपल सी बात है, जब कुछ ना बोले क्वेश्चन, देन टेक ओनली लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बहुत बढ़िया। अगला जो रेशियो है अपना, दैट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है वो कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, इसको याद करने वाला ना एकदम सिंपल सा और फनी मेथड मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, दैट इज गुस्सा करने वाले ऊपर की तरफ, शांत रहने वाले नीचे की तरफ। क्या बोला मैंने? गुस्सा करने वाले ऊपर की तरफ, शांत रहने वाले नीचे की तरफ। अब समझने का ट्राई करना। एक कंपनी में है ना मेरे भाई, दो टाइप के अपने क्या होते हैं? फंड्स होते हैं। एक होते हैं ओन फंड्स
एंड एक होते हैं लोन फंड्स। लोन फंड्स मतलब बाहर से उधारी पे लिया हुआ पैसा, और ओन फंड्स मतलब मेरे भाई इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब समझने का ट्राई करना। इसमें क्या होता है पता है, डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको पैसा देना जरूरी है। समझो इस चीज को, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, इनको पैसा देना जरूरी है। भैया प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे, सुनो, अगर तुम उनको, प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, दैट दे हैव अ प्रेफरेंशियल राइट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बराबर, तुम उनको बोल रहे हो कि बेटा मैं ना तुझे प्रेफरेंशियल राइट दूंगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले तेरे को पे करूंगा, और अगर तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कभी कभी डिविडेंड दोगे, कभी कभी डिविडेंड नहीं दोगे, तो वो तो तुम्हारा माथा ही खाएंगे ना, वो तो गुस्सा ही हो जाएंगे। वो बोलेंगे भाई तू मेरे से एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, बोलते हैं मैं तेरे को प्रेफरेंशियल राइट दूंगा, डिविडेंड तो तू कभी देता नहीं है, तो भाई साहब ये प्रेफरेंशियल राइट का पैसा क्यों ले रहा है मेरे से। तो याद रखना, क्योंकि तुम उनसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो, क्योंकि तुम उनको प्रेफरेंशियल राइट दे रहे हो, तो तुमको उनको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो ये प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस डिबेंचर का इंटरेस्ट अगर नहीं दोगे ना, तो तुमको भी पता है वो मार मार के तुम्हारा भूत बना देंगे तुमको। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट और प्रेफरेंशियल होल्डर्स का डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, वरना वो लोग गुस्सा कर जाएंगे। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का पता है क्या रहता है, वो थोड़े से शांत किस्म के इंसान रहते हैं। कभी कभी डिविडेंड दोगे तो भी चलेगा, डिविडेंड नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखो ये प्रेफरेंस, डिविडेंड और इंटरेस्ट अगर मिस हुआ तो ऐसा भड़का हुआ चेहरा देखने मिलेगा तुम लोगों को उनका, लेकिन इक्विटी डिविडेंड मिस हुआ ना तो ऐसा शांत चेहरा भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर गुस्सा करने वाले मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स, नीचे शांत रहने वाले इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये तुम्हारा कैपिटल गियरिंग रेशियो हो गया। अगला आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। इट इज नथिंग बट अनदर एस्पेक्ट ऑफ द डेट टू टोटल एसेट रेशियो। समझो, डेट अपॉन टोटल एसेट्स मैंने बोला था ना, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन टोटल एसेट्स। हाँ, प्रोप्राइटरी रेशियो में पता है क्या होता है, इसी का उल्टा। कैसे इसी का उल्टा, वहां पर डेट अपॉन टोटल एसेट था, यहाँ पे सारा का सारा इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, सो यहाँ पर याद रखना प्रोप्राइटरी फंड का मतलब क्या होता है, इट इज नेटवर्थ which includes equity share capital, reserves and surplus and preference share capital। ठीक है, ये मेरा प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कवरेज रेशियोज। कवरेज रेशियोज में सबसे पहला आता है डेट। अब कवरेज रेशियोज का मतलब क्या, कि किसी पर्टिकुलर अर्निंग को कवर करने के लिए तुम्हारे पास उतना पैसा है या नहीं, ये बेसिक लॉजिक होता है तुम्हारे कवरेज रेशियोज का, जिसमें से सबसे पहला आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब इसको भी मुझे पता है तुमको याद नहीं होता, तो एक एग्जांपल, इसका लॉजिक देखो, मैंने यहाँ पे बोला है। समझो एक आदमी है मिस्टर वसूली। गोलमाल मूवी तुमने देखा होगा, उसमें होता है ना वो संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन, ऐसा वास्तव का टीका लगाता है लाल कलर का वसूली भाई। ओए ओए डिक्की चूना लगा दिया ओए, याद आ रहा है। हाँ, तो मिस्टर वसूली, समझो मिस्टर वसूली उन लोगों के पीछे क्यों पड़ा था, उनको लोन का पैसा चाहिए था, वसूली से लोन लिया था ना उन्होंने, बाइक वगैरह सब लेके भाग जाते हैं वो लोग, तुमको भी पता है। तो वसूली को क्या चाहिए, लोन का इंटरेस्ट भी चाहिए, लोन का इंस्टॉलमेंट भी चाहिए। बराबर, मिस्टर वसूली को लोन का इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों चाहिए। तो अब तुम वो गोपाल, लक्ष्मण, माधव और लक्की, उन चारों की जगह पे तुम अपने आप को इमेजिन करो, तुमको वसूली को इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट देना है, तो तुम्हारे पास क्या क्या अर्निंग रहने वाला है। उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हारे पास तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। अब समझना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ना एक ऐसा खर्चा है जिसका एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं आया, लेकिन वो माइनस जरूर हुआ है। मतलब समझो कोई ऐसा खर्चा है जो माइनस हो गया है बट वो कैश में पेबल नहीं है, तो एक्चुअली उस खर्चे का कैश आउटफ्लो तुम्हारी जेब से नहीं जा रहा है ना, तो वो खर्चा तुम यूटिलाइज कर सकते हो अभी भी। वो खर्चा है तुम्हारा डेप्रीसिएशन हुआ, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ, ये सारी चीजें ऐड बैक कर देना। और याद रखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते वक्त तुमने इंटरेस्ट भी माइनस किया होगा, तो उसको भी ऐड बैक कर देना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट, इन तीनों चीज का तुम्हारे पास ये ना झोली है, झोली है, मतलब वो जबला थैली बोलते हैं ना, हाँ वो झोली है। और इस झोली में से तुमको क्या पे करना है, ये झोली तुमको जाके वसूली भाई को देके आना है, पहले इसमें से अपना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट निकाल ले। ठीक है, तो वंस अगेन, व्हाट इज बेसिक डिफेंस इंटरवल रेट, बेसिक डिफेंस ही है ना, व्हाट इज व्हाट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट को सर्विस करने का खर्चा, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, उसको कवर करने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लूंगा, झोली बनाऊंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लूंगा, उसमें इंटरेस्ट ही पे करना, तो उसमें इंटरेस्ट तो मिलाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अबे कुछ नॉन कैश एक्सपेंस भी है जो जिसका एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, डिप्रीसिएशन, प्रॉफिट है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसको एडजस्ट कर दे। लॉस है तो मेरे भाई क्या बोलते हैं उसको माइनस कर देने का, और अगर प्रॉफिट है तो उसको एड बैक कर देने का, क्योंकि प्रॉफिट जो है सॉरी प्रॉफिट है तो उसको माइनस करो, लॉस है तो उसको एड बैक कर दो, सिंपल।
तो ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, याद कहना इसे। अब इनकम स्टेटमेंट तुम भली बात ही अच्छी तरह से जानते हो, इनकम स्टेटमेंट तुमको अच्छी तरह से पता है, तो तुमको भी पता है कि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होता है तो ईबीटी आता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट रिकवर करना है तो कम से कम ईबीआईटी तो मेरा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी में से इंटरेस्ट का खर्चा निकलने वाला है। सो इट इज ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। सिमिलरली दो और एक्स्ट्रा पढ़ लो, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड कवर करना है तो उसके लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, सो इट इज पीएटी अपॉन पीडी। और इक्विटी डिविडेंड करना है तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में से इक्विटी डिविडेंड निकलता है, सो इट इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटी डिविडेंड। तो ये मेरे सारे के सारे कवरेज रेशियोज रिवाइज हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग मेरे भाई अपने अगले टाइप ऑफ रेशियोज पे, दैट इज टर्न ओवर रेशियोज। काफी बार क्या होता है, टर्नओवर से भी तुम्हारी सेल जनरेट होती है। हाँ भैया, टर्नओवर से भी अपनी सेल जनरेट होती है। तो ये देखो, सबसे पहला आता है मेरा टोटल एसेट टर्नओवर, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग या एवरेज टोटल एसेट्स। मतलब फॉर एवरी यूनिट ऑफ टोटल एसेट आई होल्ड या फॉर एवरी यूनिट ऑफ क्लोजिंग टोटल एसेट आई होल्ड, कितना टर्नओवर जनरेट हो रहा है। ठीक है, फिर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, सिंपल सी बात है, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिर आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बोलते हैं, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग या एवरेज इन्वेंट्री। रुको, तुमको अभी ये सारा चीज कठिन लग रहा है ना, तो मेरे पास देखो नीचे नोट्स है, ये नोट्स, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 नोट्स अगर तुम मेरे साथ शिद्दत से कर लोगे ना, ये टर्नओवर रेशियो तुम्हारे लिए हलवा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी खाली देख लो, रिसीवेबल्स टर्नओवर इज सेल्स क्रेडिट या क्लोजिंग एवरेज रिसीवेबल्स, पेबल्स टर्नओवर इज परचेजेस क्रेडिट परचेजेस अपॉन क्लोजिंग एवरेज पेबल्स। ठीक है, ठीक है, टर्नओवर रेशियोज को याद करने के लिए मैं बोलूँ, ये ऐसे रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। मेरे पास 6 नोट्स है। सबसे पहला, अब इंस्टीट्यूट, अब आईसीआई किस तरह से इन रेशियोज को इंटरप्रीट करता है ना, उसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाए। तो भैया अगर हम ये नोट्स के हिसाब से रेशियोज एग्जाम में इंटरप्रीट करके आए तो अपना आंसर राइट निकलेगा, पक्का राइट निकलेगा, पक्का राइट निकलेगा, मेरा गारंटी है। तो अब देखना, सबसे पहला मैं बात करता हूँ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब तुमने देखा ना, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो पे मैंने क्या बोला था कि सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर क्लोजिंग या एवरेज टोटल एसेट। जैसे ही मैंने ये बोला होगा, तुम्हारे दिमाग में पहले क्वेश्चन आया होगा कि भैया यहाँ पे सेल्स लेना है पहले या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्लोजिंग टोटल एसेट्स लेना है या एवरेज टोटल एसेट्स लेना है। बस उसी के रिगार्डिंग नोट है। तो देखो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो में और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में हम लोग न्यूमरेटर में फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्स को देंगे। ठीक है, मतलब जब तक क्वेश्चन ऐसा ना बोल दे कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तब तक न्यूमरेटर में सेल ही लेने का। जब तक क्वेश्चन एक्सप्रेसली ना बोल दे दैट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज बेस्ड अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, न्यूमरेटर में सेल ही लेने का। तो टोटल और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर में फर्स्ट प्रायोरिटी सेल आएगा, ये ध्यान रखने का। ये पहला नोट। दूसरा नोट क्या बोलते हैं, सिर्फ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो में हम लोग एवरेज यूज करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी के तरह डिनोमिनेटर में, और फिक्स्ड एसेट में क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स यूज करेंगे। मतलब समझो, टोटल, अब समझना, मैं दोनों रेशियोज इंटरप्रीट कर रहा हूँ। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर में फर्स्ट प्रायोरिटी सेल को जाएगी, डिनोमिनेटर में फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी एवरेज टोटल एसेट को, और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर में फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्स को ही जाने वाली है, बट डिनोमिनेटर में यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स को। ये दो नोट्स याद रखने का। फिर तीसरा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी जब कुछ बोला ना हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी सीओजीएस को देने का। मतलब काफी बार है ना, क्वेश्चन बोलता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज बेस्ड ऑन सेल्स, ब्रैकेट में देते हैं वो लोग दैट इट इज बेस्ड ऑन सेल्स, तब न्यूमरेटर में सेल लेने का। बट अगर क्वेश्चन सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोले तो न्यूमरेटर में सीओजीएस आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, डिवाइडेड बाय काफी बार है ना, तुमको एवरेज इन्वेंट्री का डेटा नहीं दिया रहेगा, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री देके छोड़ दिया रहेगा। तो उस केस में ना अज्यूम करो कि एवरेज इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल है, और डिनोमिनेटर में क्लोजिंग इन्वेंट्री ले लेने का। ठीक है, यस। फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब, जितने भी करंट एसेट टर्नओवर रेशियोज है, मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया, रिसीवेबल्स टर्नओवर हो गया, पेबल्स टर्नओवर हो गया, सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखो एवरेज करंट एसेट, मतलब एवरेज करंट एसेट है या नहीं। मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, सबसे पहले जाके देखने का एवरेज इन्वेंट्री का कुछ डेटा है कि नहीं है तो क्लोजिंग ले ले। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में जाके देखने का कि रिसीवेबल्स है या नहीं, एवरेज रिसीवेबल्स निकल सकता है या नहीं, निकल सकता है तो वो लेने का, वरना क्लोजिंग। और पेबल्स टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले देखने का एवरेज पेबल्स निकल सकता है कि नहीं तो पेबल्स लेने का। इसी के अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में फर्स्ट प्रायोरिटी अपन न्यूमरेटर में सीओजीएस डालते हैं। इसी तरह से रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर बनेगा क्रेडिट सेल, क्यों, रिसीवेबल्स है, रिसीवेबल्स हमेशा क्रेडिट सेल से क्रिएट होता है, और पेबल्स वैसे ही आ जाएगा क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज पेबल्स। समझा? हाँ। अब काफी बार ना तुमको क्वेश्चन में देंगे डेटर्स या क्रेडिटर्स वेलोसिटी।
ठीक है। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स वेलोसिटी कुछ भी नहीं होता, इट इज नथिंग बट द पार्ट एंड रेसिप्रोकल ऑफ अवर रिसीवेबल्स एंड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है। तो पहले तो देखने का कि जो वेलोसिटी रेशियो दिया है वो मंथ्स में है, डेज में है या ईयर या वीक्स में है। ठीक है। फिर उस हिसाब से न्यूमरेटर में लिखो 360, 52 या 12 डिवाइड कर देने का रिसीवेबल्स या पेबल्स टर्नओवर, तो वेलोसिटी निकल जाएगा। या वैसा वर्सा अगर टर्नओवर निकालना है तो 360, 52, 12 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये ध्यान रखने का। अच्छा एक और चीज़, इस पर मोस्ट प्रोबेबली शायद आज अपन लोग को एक क्वेश्चन करने वाले, देखना समझने का कोशिश करना। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसीवेबल्स एंड डेटर्स। रिसीवेबल्स अलग है, डेटर्स अलग है, पेबल्स अलग है, क्रेडिटर्स अलग है। तुम काफी बार डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोलते हो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बोलते हो। इट इज नॉट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इट इज रिसीवेबल्स एंड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। और रिसीवेबल्स में डेटर्स के अलावा बिल रिसीवेबल जैसी चीजें भी आती है, पेबल्स में क्रेडिटर के अलावा बिल्स पेबल जैसी भी चीजें आती हैं। ये एक एक पॉइंट में तुमको जो करवा रहा हूं ना, इसमें तुम्हारी मॉड्यूल का और आरटीपी का और पीवाईक्यू का एक एक क्वेश्चन बेस्ड है। तो अगर ये तुमने देख लिया मेरे भाई, यू विल बी रेडी फॉर ऑल सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। ये सारे तिकड़म ये लोग खेलते हैं, इनके सारे तिकड़म आईसीआई के सारे तिकड़म आईसीआई के सारे जुगाड़ मैंने एक जगह लाके रख दिए। तो सोचो यार कितना हेल्पफुल होगा ये। चलो तो ये 6 नोट्स तुमको याद रखनी है। ठीक है, याद रखोगे? मेरे साथ एक बार फिर से बोल दो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होगा, ये याद ही कर लो इधर अलग से। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूमरेटर में सेल्स डिवाइडेड बाय नीचे एवरेज टोटल एसेट्स। फिर फिक्स्ड एसेट्स में फर्स्ट प्रायोरिटी सेल डिनोमिनेटर में क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री या सेल्स ऊपर अगर नहीं दिया है तो। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो याद रखना, रिसीवेबल्स में डेटर भी आता है, बिल्स रिसीवेबल भी आता है। इट इज रिसीवेबल्स अपॉन इट इज क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। पेबल्स में याद रखना बिल्स पेबल भी आता है और क्रेडिटर्स भी आते हैं। सो इट इज क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, वरना क्लोजिंग ले लेने का। अब आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो तो सबको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। बट नेट प्रॉफिट रेशियो की अगर मैं बात करूं ना, तो तुम लोग काफी बार है ना कंफ्यूज हो जाते हो कि नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट लेने का क्या होता है। तो याद रखना, नेट प्रॉफिट इन एफएम का लॉजिक क्या एफएम का लॉजिक पता है क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एफएम का लॉजिक यही बोलता है कि नेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो याद रखना, इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। फिर काफी बार तुमको है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर मेरा जो पहला एक्स्ट्रा कंसेप्ट है ना, वो मेरे को तुमको करवाना पड़ेगा रिवाइज, दैट इज कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंसेप्ट में ना काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इधर आ जाओ, किधर गया? हाँ, ये है कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पता है दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये कैसे निकलेगा, इस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सुनो, तुम्हारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से अपन लोग है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो अपना निकल जाएगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और वही आता है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस चीज का ध्यान रखने का, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन सेल्स इनटू 100। समझ में आ गई बात? हाँ जी भैया, बात समझ में आ जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका याद है अपन ने कल के लेक्चर में भी एक क्वेश्चन किया था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड याद रखना, इट इज ईबीआईटी बट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में हर चीज आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट, चारों चीजें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम ना 3 रेशियोज में कंफ्यूज होने वाले हो। लेट मी टेल यू, तुम 3 रेशियोज में भयंकर कंफ्यूज होने वाले हो। एक है डेट इक्विटी रेशियो, एक है प्रोप्राइटरी रेशियो और एक है अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट इक्विटी रेशियो में चलो न्यूमरेटर में तो लॉन्ग टर्म डेट ले लिया, डिनोमिनेटर में शेयर होल्डर्स इक्विटी आता है जिसमें तुम कंफ्यूज हो गए। तो सुनना, शेयर होल्डर्स इक्विटी का मतलब होता है सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इसी के अलावा प्रोप्राइटरी रेशियो में तुम प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स तो लिख लोगे, बट प्रोप्राइटरी फंड में कंफ्यूज हो गए। प्रोप्राइटरी फंड मतलब ओनर्स का पैसा, इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आता है। शेयर होल्डर्स इक्विटी में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आता है। प्रोप्राइटरी फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व ये तो आएगा ही, साथ ही साथ तुम्हारा डेट भी आएगा, लॉन्ग टर्म डेट आएगा। और इन तीनों पे कंसोलिडेटेड अर्निंग्स अपने को मिलता है ईबीआईटी। सो इट इज ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। काफी बार कैपिटल एम्प्लॉयड ना देकर के टोटल एसेट्स दिया रहेगा, तो टोटल एसेट्स भी ले सकते हो तुम। ठीक है, यस। इसी के अलावा ये लोग काफी बार पता है क्या बोलेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पोस्ट टैक्स का रेट ये है। तो याद रखना, कुछ फर्क नहीं होगा। अगर आरओसी पोस्ट टैक्स बोले ना, ईबीआईटी 1 - टी आ जाएगा ईबीआईटी की जगह पे, बाकी नीचे वही रहेगा डिनोमिनेटर तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल एसेट जो भी बोलो। फिर आता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। समझना, नेटवर्थ का मतलब पता है क्या होता है?
जिससे प्रेफरेंस और इक्विटी डिविडेंड्स दोनों कवर हो जाए। भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आएगा ना, क्योंकि उसी में से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, उसके बाद उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी डिविडेंड माइनस होगा। सो इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड, अभी बताया ओनर्स का पैसा, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व्स इनटू 100। ठीक है, यस। मैं क्या बोलता हूँ, 2 या 3 कंसेप्ट अपन लोग और कर ले मेरे भाई, 2 या 3 कंसेप्ट हम लोग और कर ले, उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और समझाना है वर्क्स कॉस्ट का, देन विल बी डन विद द रिविजन। ठीक है, तो आ जाओ थोड़े और कंसेप्ट अपन लोग कर लेते हैं। सबसे पहला आता है पी रेशियो। पी रेशियो तो हम सबको पता है, बचपन से करते आ रहे हैं, एमपीएस अपॉन ईपीएस। ठीक है, फिर रिटर्न ऑन एसेट्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसको जाने दो, इसको जाने दो, नहीं करते इसको, फोकट में कंफ्यूजन नहीं पड़ेगा। हाँ, अब आ जाते हैं डिविडेंड यील्ड। तुमको पता है डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड पता है क्या होता है? बेसिकली दे आर आस्किंग यू टू फाइंड केई ओवर ईयर। कैपिटल स्ट्रक्चर में केई किया था ना, इफ यू रिमेंबर, नेट इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100। बस डिविडेंड यील्ड वही है कि हमने टोटल डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी थी इनटू 100, वही पूछ रहे वो लोग। ठीक है, डिविडेंड यील्ड भी हो गया। और अब एक अंतिम चीज, इस पर भी ना तुम्हारे आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चन है, बट मैं अभी उसको करवा नहीं पाऊंगा, बट कंसेप्ट मैं तुमको जरूर करवा सकता हूँ, दैट इज वर्क्स कॉस्ट। अब ना वर्क्स कॉस्ट देख करके तुमको कॉस्टिंग याद आना चाहिए। वर्क्स कॉस्ट का मतलब पता है ना क्या होता है? मेरे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया प्राइम कॉस्ट, फिर उसमें मैं क्या करूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर दूंगा या प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐड कर दूंगा, तो वो मेरा वर्क्स कॉस्ट बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एडजस्ट कर देना। अब तुम्हारे मॉड्यूल, मैं बता देता हूँ, तुम्हारे मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया है उसमें कोई भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है और कोई एलिमेंट है ही नहीं कॉस्ट शीट का। तो याद रखना, जो तुम्हारा वर्क्स कॉस्ट होगा ना, वही वहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो लोग बोलेंगे ना 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, 15% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, उस क्वेश्चन के लिए यू विल हैव टू अज्यूम दैट वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं है उन्होंने। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, ये देखो मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ले लेने का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सेल्स लिखने का, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, या COGS आ जाएगा, और वो COGS का ही बाइफर्केशन है तुम्हारा। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, वही मैं बोल रहा हूँ, यही तुम्हारे ICAI मॉड्यूल क्वेश्चन के लिए जरूरी है कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, तुम्हारा वर्क्स कॉस्ट विल बी इक्विवेलेंट टू योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है भाई साहब, दिस वाज अ रैपिड फायर रिवीजन ऑफ आवर CA इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेशियो एनालिसिस चैप्टर। जितना भी मेरे को लगा कि भाई साहब तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महा जरूरी है, वो मैंने तुमको रिवाइज करवा दिया है। वो मैंने तुमको क्या करवा दिया है बॉस? रिवाइज करवा दिया है। चलो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ अभी, हाँ फिर क्वेश्चन करता है। चलो भाई क्वेश्चन चालू करें। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने बोला था, हम लोग हर चैप्टर में ही कर रहे हैं यार, मतलब ये चीज़ तो जैसे तुम देखने जाओगे ना, तो जैसे अभी लेवरेज ले लो, एक मिनट यार, ये ऐसे लोड होएगा तो कैसे चलेगा। लेवरेज में भी तुम देखोगे तो मैंने तुमको जो RTP में 25 वाला सवाल है वो क्लास में करवाया था। इवन व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तब भी तुम जाके देखोगे तो जो RTP वाला क्वेश्चन है ना, मई 2025, एक मिनट किधर गया, ये मैंने तुमको क्लास में करवाया था। और PYQ Jan 25 भी मैंने क्लास में करवाया था, इवन इन लेवरेज। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी अगर तुम देखोगे, ये नोट्स लोड होने में कुछ ज़्यादा ही समय नहीं लग रहा है, तो भी देखो RTP में 25 का क्वेश्चन मैंने तुमको क्लास में करवाया था। PYQ ईजी था इसलिए मैंने तुमको दे दिया था होमवर्क में। डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस भी तुम देखोगे, RTP का क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवा दिया है, PYQ का होमवर्क। और द सेम चीज हम लोग रेशियो एनालिसिस में भी करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, RTP में 25 का क्वेश्चन मैं तुमको यहाँ पे क्लास में करवाऊंगा, PYQ का क्वेश्चन होमवर्क में करना। ठीक है, तो देखो अगर तुम इस बैच के साथ साथ तुम्हारा सेल्फ स्टडी का वर्क इंकलकेट कर दोगे तो मेरे भाई तुम्हारा RTP, लेटेस्ट RTP और लेटेस्ट PYQ ऐसे ही कवर हो जाएगा। दिस इज एन एडिशनल बेनिफिट विच यू आर गेटिंग विद द रिविजन बैच। नोट्स तो है ही, कंसेप्ट तो है ही, क्वेश्चंस तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी है ही, लेटेस्ट RTP लेटेस्ट PYQ तुम्हारा ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, तुमको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। तो भाई साहब मई 25 का अटेम्प्ट अगर दे रहे हो तो ये बैच तुम्हारे लिए सोने पे सुहागा है मेरे भाई, है ना। चलो तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट से आ जाओ। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं विद द RTP मई 25 वाला सवाल। अब ये वाला जो सवाल है ना, मतलब बहुत अच्छा है,
और कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा। इसमें देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। आ जाओ, तुम्हारा आरटीपी किधर है? ये रहा। किधर गया रेशियो एनालिसिस वाला सवाल? हाँ, आ जाओ इधर। तो बॉस, ये तुम्हारा रेशियो एनालिसिस का सवाल है आरटीपी में 2025 का। बड़ा ही अच्छा सवाल है, करते हैं इसको। इस बार का मैं देख रहा हूँ आरटीपी काफ़ी टेक्निकल बनाया इंस्टीट्यूट ने, है ना। इवन तो मैं ये दूसरी बार बोल रहा हूँ, बट स्टिल टेक्निकल तो है। आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई। कैल्सी बुक पेन रेडी रखना अपने पास। यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ नेवी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इन्फॉर्मेशन ये लोग दे रहे हैं। अभी सबसे पहले ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास क्या है? सबसे पहले तो इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है अपने पास, जिसमें शेयर कैपिटल है, फिर अपने पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है, और अपने पास है 14% बॉन्ड्स। ठीक है। शेयर कैपिटल अपने पास कितना है? तुम बोलोगे 36 लाख। बाकी ये लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह की कुछ भी बातें करते नहीं है। फिर करंट लाइबिलिटीज, इसमें लोग बोलते हैं ट्रेड पेबल्स, और सामने ये लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस। बट ध्यान से सुनो, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, ये नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस है। याद है मैंने तुमको बोला था, मैंने बोला था ना ये पॉइंट आज के क्लास में बाद में आने वाला है। जब भी कोई करंट लाइबिलिटी नेट ऑफ करंट एक्सपेंस हो तो करंट रेशियो में कंसीडर करते वक्त इसको ऐड बैक कर देना। ये पॉइंट यहाँ पर टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टोटल करंट लाइबिलिटीज़ की। अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो ये तो कुछ मेरा इक्विटी एंड टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल ये लोग बोलते हैं 45 लाख है, ठीक है। साथ ही साथ तुम देखोगे तो करंट एसेट्स में इनके पास है फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड का बैलेंस शीट का टोटल भी आ जाएगा। फिर एक तो ये लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें एक तो है ओपनिंग WDV, माइनस कर दो इसमें से तुम्हारा डेप्रीसिएशन, तो ये मेरा इस वाले ग्रुप का टोटल आ जाएगा। और दूसरा है मेरा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में एक है मेरे पास इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स है मेरे पास, और एक है कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है मेरे भाई, तो मेरा इस ग्रुप का टोटल इधर आ जाएगा, और फाइनली ये मेरी लाइबिलिटी एसेट साइड का टोटल आ जाएगा। तो ये देखो एक पेज लिया है मैंने पूरा, बट तुम्हारा पूरा बैलेंस शीट इधर बना दिया। ठीक है, दिख रहा है ना तुमको? हाँ। अच्छा प्लीज़ मेरा राइटिंग इग्नोर करना, वरना तुम बोलोगे भैया आपका राइटिंग इतना गंदा क्यों है। हाँ मेरा राइटिंग गंदा ही है, तुमको पता है मैं स्कूल में बैक बेंचर था। तो अभी राइटिंग पे जाने का नहीं, स्किल पे जाओ। मैं तुमको देखो कितना अच्छे से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस वो देखो। ठीक है चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। अभी इन्होंने है ना क्या बोला है यहाँ पर कि जो मेरा करंट रेशियो है दैट इज़ 1.6:1। तो सबसे पहले ना हम लोग इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि मेरा जो करंट रेशियो है इट इज़ मेरे भाई 1.6:1। 1.6:1 मेरा करंट रेशियो है। अब ध्यान से सुनना, मेरे जो करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल है वो इन्होंने मेरे को बैलेंस शीट में दिया हुआ है कितना, 45 लाख। करंट लाइबिलिटीज़ है 45 लाख। बट अपना ये वाला पॉइंट तुमको भूलने का नहीं है। किधर गया?
ये वाला पॉइंट तुमको भूलने का नहीं है कि जब भी करंट लाइबिलिटी कोई करंट एसेट का नेट ऑफ फिगर हो तब करंट रेशियो में कैलकुलेट करते वक्त इसको अपने को ऐड बैक करना है। तो ये 7.5 लाख ना इधर ऐड बैक हो जाएगा। ये नया पॉइंट है जो इंस्टीट्यूट ने इस आरटीपी में टेस्ट किया है। ये आज से पहले कभी भी इंस्टीट्यूट ने ऐसा टेस्ट नहीं किया था। 45 लाख प्लस 7,50,000 तुम करोगे तो 52,50,000 मेरा करंट लाइबिलिटी आ गया। एंड वी ऑल नो कि करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज इज 1.6, तो करंट एसेट कितना हो जाएगा, कहना है 52.5 lakhs इंटू 1.6 टाइम्स, दैट इज 84 lakhs। बट इधर एक और पॉइंट है, सुनो, हमने यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस को, सुनना, जब हमने रेशियो को कैलकुलेट किया ना तब अपन ने यहाँ पर ये ऐड बैक किया है, मतलब वी हैव कंसिडर्ड प्रीपेड एक्सपेंस एज अ करंट असेट, बट यहाँ पर इन्होंने प्रीपेड एक्सपेंस को नेट ऑफ किया है। तो ये वाला जो करंट एसेट का अपना फिगर आया है ना मेरे भाई, इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस का फिगर इंक्लूडेड है। जो 84 lakhs का अपना फिगर आया है ना उसमें अपन ने कहना है इसे करंट एसेट को ऐड बैक, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड बैक किया है। इसका मतलब वी हैव कंसिडर्ड इट एज लाइक अ करंट असेट। खुद सोचो, नीचे डिनोमिनेटर में लिखूँ या करंट लाइबिलिटीज में ऐड बैक कर दूँ, बात तो एक ही है ना। प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो यहाँ पर जो नेट ऑफ हुआ है ना इसको अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा, तो करंट लाइबिलिटी का फिगर चेंज हो गया एंड इट इज एज इक्विवेलेंट एज कि प्रीपेड एक्सपेंस को हमने करंट एसेट की तरह माना है। तो ये बेसिक कुछ ना समझाओ ना तो इतना याद रखने का कि कोई भी करंट लाइबिलिटी करंट एसेट का नेट ऑफ हो उसको ऐड बैक करने का, एंड फिर जो करंट एसेट का फिगर आएगा ना उसमें से वो नेट ऑफ वाला फिगर लेस कर दो। क्यों? क्योंकि इनकी बैलेंस शीट में इन्होंने नेट ऑफ किया तो अपने को भी नेट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है दैट विल बी 84 lakhs माइनस 7.5 lakhs, दैट इज 76.5 lakhs। भैया अभी भी नहीं समझा ना, दो चीज़ें याद रखो। स्टेप नंबर 1, अगर कोई नेट ऑफ करंट एसेट वाला करंट लाइबिलिटी का फिगर है तो वो जितने अमाउंट से नेट ऑफ हुआ है उस अमाउंट को करंट लाइबिलिटी में ऐड बैक करो, ठीक है। फिर करंट रेशियो में डाल के उससे करंट एसेट निकालो और करंट एसेट में से वापस से वो जो फिगर नेट ऑफ जो तुमने ऐड किया था ना उसको माइनस कर दो। सो ऐड बैक टू करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट निकालो और करंट एसेट में से वो फिगर वापस से माइनस कर दो, खत्म। ये 3 स्टेप किधर तो भी लिख के रखो अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो। इसके आगे कुछ सोचने का जरूरत नहीं है तुमको। तो अपना जो करंट एसेट आया वो कितना आया मेरे भाई, 76.5 lakhs। तो भाई साहब करंट एसेट का टोटल तो 76,50,000 आ गया अपना। जी भैया हो गया ये चीज़। तो करंट एसेट इज व्हाट वी हैव यूज्ड। अब कैश एंड बैंक बैलेंस देखो डायरेक्टली निकल जाएगा, 10% ऑफ करंट एसेट बट नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। तो अपना कहने से जो करंट एसेट का फिगर आया है 76.5 lakhs वो प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करने के बाद ही आया है। हाँ, तो नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस के करंट एसेट का 10%, मतलब सिंपल सी बात है इसी का 10% आ जाएगा ना। तो 76,50,000 का 10% निकालने जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 7,65,000। समझ में आया तुमको? हाँ जी। तो ये भी हो गया अपना। अब तुम ध्यान से देखोगे ना ये दो चीज़ें ही बची है और दोनों चीज़ों के अपने पास रेशियो है। डेटर्स का भी रेशियो दिया हुआ है अपने को एंड स्टॉक टर्नओवर भी दिया हुआ है। तो मैं ना क्या करता हूँ, सुनो इधर आओ। दोनों चीज़ में डेटर्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो की तुम बात करो, ठीक है। सुनो, रिसीवेबल्स टर्नओवर या डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो की तुम बात करो या फिर तुम स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात करो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है दैट इज टर्नओवर। किसी में कॉस्ट ऑफ, बट भैया एक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाता है। स्टॉक टर्नओवर में आपने पढ़ा है ना कि इट इज COGS और रिसीवेबल्स में क्रेडिट सेल जाएगा। तो भैया क्रेडिट सेल से COGS कैसे निकाले, देखो इसके लिए उन्होंने तुमको GP रेशियो भी दिया हुआ है 20%। ओ तो अब देखो कैसे होगा, सुनो। मुझे एक बात बताओ, मेरे करंट एसेट में कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें 76,50,000 मिला करके, सॉरी तीनों चीज़ें मिला करके 76.5 lakhs है। मतलब अगर इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का टोटल निकालना है तो 76,50,000 माइनस कैश बैंक बैलेंस, क्योंकि वही है। तो कहने से ये आ गया 68.85 lakhs बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक है। तो कहना ही से कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब समझना, कहने से इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल्स कितना है, मैं बोलूँगा 68,85,000 इसका टोटल बनता है। बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना एक बार फिर से। इन्वेंट्री कैसे निकलेगा पता है, मेरा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है कितना है, 15 टाइम्स। कुछ बोला नहीं है, सो इट इज़ कहने से COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस केस में क्लोजिंग आएगा क्योंकि तुम क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो कुछ इन्होंने ओपनिंग इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री का कुछ बोला नहीं है,
ठीक है मेरे भाई। तो अब COGS कैसे निकालेगा, मैं बोलता हूँ कि सेल्स को ना x मानो, लेट सेल्स भी x, ठीक है। तो COGS क्या हो जाएगा 0.8x, क्योंकि GP रेशियो अगर 20% है, COGS रेशियो विल बी 80%, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आया, कैन आई से इट इज 0.8x अपॉन 15। हाँ जी भैया, ये मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। इसी तरह से रिसीवेबल्स या डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है इनका, तुम बोलोगे इनका डेटर्स टर्नओवर रेशियो है मेरे भाई 12 गुना, और कहने से डेटर्स टर्नओवर रेशियो विल बी टर्नओवर क्रेडिट सेल्स। अब तुम देखोगे ना यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बोला है, ऑल परचेजेस एंड सेल्स आर अज्यूम टू बी ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब जो मेरा टर्नओवर मैंने माना था x, वही मेरा क्रेडिट सेल भी हो गया। तो x डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्लोजिंग डेटर्स, तो क्लोजिंग रिसीवेबल्स क्या हो गया मेरा x अपॉन 12। यहाँ पर भी एवरेज रिसीवेबल्स आ सकता था, बट रिसीवेबल्स का भी कुछ डेटा दिया नहीं है। तो अब इसको और इसको ऐड करो, तो इन्वेंट्री क्या आ गया 0.8x अपॉन 15 प्लस x अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 68,85,000 बराबर, क्योंकि यही अपना बैलेंस शीट का टोटल से आया था। तो अब देखो मैं बोलता हूँ 12 इंटू 0.8 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9.6x प्लस 15x डिवाइडेड बाई 15 अपॉन 15 इंटू 12 करके 180, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये 68,85,000 इधर आ गया। अब 68,85,000 इंटू अगर मैं 180 करता हूँ तो 9.6x प्लस 15x इज इक्वल्स टू, लिखो पूरा 123930000, लिखो इसको ऐसा, और 9.6 प्लस 15x तुम करोगे ना तो ये आता है 24.6x इज इक्वल्स टू 123930000, बेसिकली 123 करोड़ 93 लाख। तो x यानी कि टर्नओवर का फिगर कितना आया 123,93 5 डिवाइडेड बाई 24.6 करूँगा तो कितना आता है 5 करोड़ 3,78,049 78,049 ये आता है बॉस मेरा टर्नओवर का फिगर। अब इसी टर्नओवर से अपने को डेटर्स का फिगर निकल जाएगा। तो डेटर का फिगर कैसे निकलेगा, ये लोग बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो, वापस से कितना था डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट रिसीवेबल्स कैसे आएगा x अपॉन 12, मतलब 50378,049 डिवाइडेड बाई 12 अगर मैं करूँगा तो 41,98,171 आता है क्या। तो देख लेते हैं मेरा जो डेटर्स है किधर गया, हाँ 41,98,170। तो ये अपन लोग अपनी बैलेंस शीट में लिख देंगे कि जो डेटर्स है वो कितना आता है मेरे भाई, ये रहा 41,98,170। ये तो बैलेंसिंग फिगर ही निकाल जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर से निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 76,50,000 माइनस 7,65,000 माइनस 41,98,170 करके ये आ जाता है 26,86,830। ये 2 मेरा 7 जैसा क्यों दिख रहा है भाई, ठीक है। तो ये तो हमने करंट एसेट का साइड सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं अपन लोग फिक्स्ड एसेट, अब अपन लोग आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के साइड पे। करंट लाइबिलिटीज़ के लिए भी तुम देखोगे ना तो इन्होंने एक रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज अपना क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। बट देखो आमतौर पे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्रेडिट परचेसेस अपॉन एवरेज पेबल्स या क्लोजिंग पेबल्स। अगर क्वेश्चन कुछ बोले ना तो यहाँ पर वैसे तो क्लोजिंग पेबल्स ही आएगा, क्योंकि ओपनिंग पेबल्स का कुछ इन्होंने बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस कुछ दिया नहीं है, ना एवरेज क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बात करते हैं। बट देखो इट इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो यहाँ पर क्रेडिट परचेजेस नहीं आएगा, यहाँ पे COGS आएगा। क्यों, क्वेश्चन एक्सप्रेसली बोलता है इसके लिए। तो COGS अपॉन क्रेडिट परचेजेस करके मेरा क्रेडिटर्स पे टर्नओवर रेशियो ऐसे निकलता है। तो पेबल्स कैसे निकलेगा, COGS डिवाइडेड बाई क्रेडिट परचेजेस। ये तो है 2 मिनट में निकल जाएगा यार। क्रेडिटर्स टर्नओवर 10 टाइम्स, COGS कैसे टर्नओवर दिया है ना 503,78,049 ना, नहीं ये हाँ, तो 503,78,049 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी डिवाइड, हाँ बराबर मल्टीप्लाइड बाई 0.8। क्यों, क्योंकि इसका जो COGS रेशियो है वो 80% है, GP रेशियो 20% तो COGS रेशियो 80%। तो ये आता है 4 करोड़ 3,02,000
439 अपॉन क्रेडिट परचेसेस, तो सिंपली डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो क्रेडिट परचेसेस कितना आया 40,30,244। देख लो मैच कर रहा है। मैं नीचे आ गया बहुत, 1 मिनट। 40,30,244 मैच हो गया ये भी। तो इसको अपन लोग बैलेंस शीट में लिख देते हैं भाई साहब। तो 40,30,244 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। तो 45 लाख माइनस 40,30,244, तो ये आ गया 4,69,756। ठीक है, तो ये मेरा 45 लाख टोटल यहाँ पे बन जाता है। बहुत बढ़िया। तो अब तुम देखोगे मेरा करंट एसेट का पार्ट बन गया, मेरा करंट लाइबिलिटी का पार्ट बन गया। अब अगली चीज़ है ना, मैं फिक्स्ड एसेट वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो इधर देखो, इनका जो फिक्स्ड एसेट का पार्ट है ना, ये लोग एक चीज़ बोलते हैं कि जो नेट फिक्स्ड एसेट है ना, इधर 25%, दिस इज 25% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज। अब इधर थोड़ा बुद्धि लगाओ। तुम मेरे को एक बात बताओ, ये लोग क्या बोलते हैं, नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब टोटल जो यहाँ पे नेट वाला फिगर आता है ना वो, ये देखो इन्होंने बोला ना फिक्स्ड एसेट्स में ओपनिंग WDV माइनस डेप्रीसिएशन, यही होता है नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब बुद्धि लगाओ, नेट फिक्स्ड एसेट्स मैं बोलता हूँ इज 25% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज, मतलब टोटल लाइबिलिटीज का 25% अगर नेट फिक्स्ड एसेट्स है तो बाकी का 75% क्या होगा। हिंट भी देता हूँ कि टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स बराबर। यही मेरा बैलेंस शीट, इसी लॉ पे मेरा बैलेंस शीट टैली होता है। हाँ भैया, इसी लॉ पे आपका बैलेंस शीट टैली होता है। तो टोटल लाइबिलिटी या टोटल एसेट दोनों में से कुछ भी बोलो, उसका 25% अगर फिक्स्ड एसेट्स है तो 75% क्या होगा, करंट एसेट्स, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स मिलाकर के टोटल एसेट्स बनता है एंड टोटल एसेट शुड बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। ओ तभी बैलेंस शीट टैली होता है। वाओ, क्या समझा। तो इधर बुद्धि ये लगाना था कि टोटल लाइबिलिटीज लो, टोटल एसेट्स लो, बात एक ही है, बात एक ही है। तो भैया मेरे पास देखो करंट एसेट का ना टोटल इधर ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज 76,50,000। 76,50,000 मेरा करंट एसेट का टोटल ऑलरेडी आ चुका है बराबर। हाँ जी, तो अब मैं टोटल एसेट निकाल दूँ। हाँ भैया, टोटल एसेट कैसे निकलेगा, वेरी वेरी सिंपल, 76,50,000। लेकिन रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, यहाँ पर ट्विस्ट है। यहाँ पर भी जब इन्होंने टोटल एसेट निकाला रहेगा तब प्रीपेड एक्सपेंसेस एज टोटल एसेट कंसिडर हुआ रहेगा। ओ यस गाइस, यहाँ पर भी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, ये इन्होंने टोटल एसेट्स में कंसिडर किया हुआ है, इन्होंने नेट ऑफ नहीं किया है। ये तो अपना अकाउंटिंग पॉलिसी के अपन लोग नेट ऑफ करते हैं, बट एफएम का लॉजिक ऐसा नहीं बोलता। सो टोटल एसेट्स में क्या आएगा पता है, अपना बैलेंस शीट का जो फिक्स्ड एसेट्स है वो तो आएगा ही आएगा, अपना बैलेंस शीट का जो करंट एसेट है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस बैलेंस शीट का अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो भी आएगा। और एफएम के लॉजिक के हिसाब से ये अपना एक्चुअल करंट एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। तो देखो करंट एसेट प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले तो करो और देखो कितना आएगा, 76,50,000 प्लस 7.5 लाख, तो एक्चुअल करंट एसेट आया 84 लाख। और अब इसका 70 और ये 75% है मेरे टोटल एसेट्स का, तो ये डिवाइडेड बाई 75% करोगे तो आता है 1,12,00,000। दिस इज वॉट माई टोटल एसेट इज। एक मिनट, हाँ मेरे भाई, हाँ। और अब ये तो एफएम के हिसाब से टोटल एसेट्स आया, एफ रेशियो एनालिसिस के हिसाब से टोटल एसेट आया, बट अपन लोग तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को नेट ऑफ करते हैं, तो इसमें से फिर से 7.5 लाख माइनस कर देना। भैया ये प्रीपेड एक्सपेंस दिमाग खा रहा है, टेंशन मत लो, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना, ट्रस्ट मी अपने आप आ जाएगा। तो ये हो गया 1,04,50,000। इट इज जस्ट दैट कि अपन अकाउंटिंग पॉलिसी में नेट ऑफ कर रहे हैं, बट एफएम का लॉजिक क्या बोलते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस इज अ करंट एसेट। तो जहां पे भी बैलेंस शीट में नोटिंग की बारी आ रही है ये लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, बट यहाँ पर जब भी रेशियो में कंसिडर करने की बारी आ रही है ये लोग इसको ऐड बैक कर रहे हैं। ठीक है, और इसका रेशियो दो ही चीज़ों पर पड़ रहा है, जो अपना दो ही चीज़ों पर पड़ रहा है, तो तुमको ज़्यादा याद रखने का भी जरूरत नहीं है। कौन सा 2 चीज़ है, एक ही है अपना नेट फिक्स्ड एसेट्स वाला पार्ट और एक अपना करंट रेशियो, दैट्स इट, और किधर इसका इफेक्ट नहीं लेना है।
ठीक है, तो अपना 1,04,50,000 आ जाता है टोटल एसेट्स, और ये अपने बैलेंस शीट के हिसाब से टोटल एसेट बनेगा। तो मैं बोलता हूँ 1,04,50,000 एंड टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज, तो 1,04,50,000, और इसी का नेट नेट करके मेरा ये भी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। देखो टोटल एसेट मेरे पास है, करंट एसेट मेरे पास है 76,50,000, तो ये बन जाए ना 28 लाख। ठीक इसी तरह से मेरा टोटल लाइबिलिटीज 1,04,50,000 है, करंट लाइबिलिटीज इसमें से ये है, मतलब 1,04,50,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज कितना है मेरा 45 लाख, तो इक्विटी एंड नॉन करंट का बैलेंसिंग फिगर कितना बन गया 59,50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है ना? हाँ 59,50,000, समझा? यस। तो अब सुनना, अभी शेयर कैपिटल बोला है, रिजर्व्स एंड सरप्लस बोला है, बाकी सारी चीजें अपने को अभी देखो ये भी इधर से ही आ जाएगा आएगा। ये देखो ये लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई कि जो कैपिटल गियरिंग छोड़ो, जो डेप्रीसिएशन इट इज 15% ऑन ओपनिंग WDV, मतलब अगर ओपनिंग WDV समझो 100% है, उसमें से डेप्रीसिएशन लगा 15%, तो ये 85% का फिगर आ गया ना। तो ओपनिंग WDV निकालो 28 लाख डिवाइडेड बाई 85%, तो ये आ गया भाई साहब 32,94,118, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया कितना 4,94,118। दैट्स इट। ये भी देख लेते हैं सही है क्या। हेलो 4,94,118 एंड 32,94,118, ये बात हो गई यहाँ पर। अभी हम लोग आ जाते हैं मेरे भाई अपने इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के ऊपर। तो अब तुम देखोगे ना तो कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है, कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है ना वो वो इन लोगों ने तुमको दिया हुआ है, और ये यहाँ पर बैठ जाएगा। इनका जो कैपिटल गियरिंग रेशियो है कितना है 0.6:1। अब गुस्सा करने वाले ऊपर और शांत बैठने वाले नीचे। तो गुस्सा करने वाले क्या है मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बॉन्ड्स अपने केस में है वो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स इस केस में है ही नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर तुम देखोगे ना तो 0.6/1 इज इक्वल्स टू बॉन्ड्स का फिगर अपने को नहीं पता है, बॉन्ड्स का फिगर अपने को नहीं पता है, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स की अगर मैं बात करूँ सो इट इज 36 लाख प्लस एक्स। तो बॉन्ड्स क्या आ गया, बॉन्ड्स आ गया मेरा 36 लाख का 60%, मतलब 21.6 लाख प्लस 0.6x, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बॉन्ड्स ये है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस को मैंने x माना है। बाय द वे आई हैव टेकन अज्यूम्ड दिस एज x, तब जाके ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस इज 36 लाख प्लस x, और इन दोनों का मिला करके तुम देखोगे ना तो अपने पास बैलेंस शीट का टोटल जो है वो यहाँ पे है 59,50,000। तो ये आ गया 59.5 लाख। तो अब देख लो, तो 57.6 लाख प्लस 0.6x इज इक्वल्स टू 5 लाख। तो 1.6x इज इक्वल्स टू 59.5 माइनस 57.6 तुम करोगे तो 1.9 लाख। तो x का वैल्यू क्या आया 1,90,000 डिवाइडेड बाई 1.6 करोगे तो ये आता है 1,18,750। मैच कर रहा है? ये रहा देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,18,750 यहाँ पर आ जाता है। और ये फाइनली इधर बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा, दैट इज 59,50,000 माइनस 36 लाख माइनस 118,750। तो ये आ गया 22,31,250। मैच कर रहा है? देख लेते हैं 22,31,250। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर आरटीपी मई 2025 का क्वेश्चन। बच्चों को इसमें मैंने देख रहा हूँ मैं, बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैंने बोला इसको सॉल्व करवा ही देते हैं, है ना। मैंने सोचा इसको सॉल्व करवा ही देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन से तुमको नई चीज़ें क्या सीखने मिली है। सुनो, नई चीज़ क्या सीखने मिली वो ऑब्जर्वेशन में ये खाली लिख लेना मेरे साथ साथ, क्योंकि ये नया पॉइंट है, ये एक नया पॉइंट है। अगर कभी भी करंट लाइबिलिटीज जो है इट इज नेट ऑफ
प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो पता है इस केस में दो चीज़ें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। मेरा जो करंट रेशियो है वो पता है कैसे निकलेगा, करंट लाइबिलिटीज़ जो ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है एज पर बैलेंस शीट प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। फिर इसमें से ये जो करंट एसेट्स आएंगे दिस इज एज पर रेशियो, ठीक है। इससे तुम्हारा जो करंट एसेट आएगा इट इज एज पर रेशियो। और दूसरी चीज, करंट एसेट्स एज पर रेशियो में से मैं माइनस कर दूंगा प्रीपेड एक्सपेंस, तो मुझे मिल जाएगा करंट एसेट एज पर बैलेंस शीट। बस इतना ध्यान रखना। इसी के अलावा हाँ दूसरी चीज भी क्या कि जब भी रेशियो करोगे, रेशियो सॉल्व करोगे, प्रीपेड एक्सपेंस कंसिडर करना एज करंट एसेट्स, ठीक है। जैसे हमने किया था ना कि 25% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज में या 25% ऑफ टोटल एसेट्स में, तो याद रखना इट विल बी अ पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स। और जब फाइनली फिगर निकल जाएगी तो याद, ठीक है, तो एसेट्स मैं बोलता हूँ एज पर बैलेंस शीट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस में करूँगा तो आ जाएगा एसेट्स, एक मिनट सॉरी, एसेट्स टोटल एसेट्स एज पर रेशियो जो तुम्हारा आएगा आर फॉर रेशियो माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कर दोगे तो आ जाएगा एसेट्स एज पर बैलेंस शीट। बस ये इतना लिख देना, इस क्वेश्चन से ये तुमको नया नया सीखने मिला है। मजे आ गए जीवन में, ठीक है। मतलब ये कंसेप्ट मैंने, मतलब ये चीज़ें ना नहीं है। एंड डेफिनेटली इन द कमिंग नोट्स अगर इसके बाद भी अगर मेरा कोई बैच लॉन्च होता है तो उसमें तुमको रेशियो एनालिसिस में वो पॉइंट जरूर दिखेगा, ठीक है। फिलहाल जो मैं हैंड रिटन नोट्स इशू कर रहा हूँ उसमें ये वाला पॉइंट नहीं है, इसके लिए मैंने तुमको सेपरेटली लिखवा दिया है, ठीक है मेरे भाई। बाकी ऑफकोर्स होएगा ही होएगा। चलो एक और, अभी अपने को और क्वेश्चन सॉल्व करने तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, लिखवा दिया है जो भी नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में, इसको करते हैं बंद। और इसी के साथ अपना जो आरटीपी का क्वेश्चन है वो हो चुका है। अब आ जाओ ICAI मॉड्यूल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में। अब इसमें जो है ना तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला कंसेप्ट टेस्ट हो रहा है। मैंने तुमको इधर करवाया था ना, ये देखो किधर गया तुम्हारा, एक मिनट, ये शायद अटक गया है भाई साहब, ये तो अटक गया है, जस्ट अ मिनट। हाँ हुआ, हाँ फिर से अटका गया। अच्छा जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। अभी चलो ठीक है, हो रहा है ना, हाँ चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वो कभी कभी लैग हो जाता है, ठीक है। चलो तुम्हारा ICAI मॉड्यूल का अभी हम लोग, ये देखो ये तुम्हारा वर्क्स कॉस्ट वाला क्वेश्चन है। मैंने तुमको जो ट्रेडिंग अकाउंट बना करके पूरा कंसेप्ट समझाया ना वो ये वाले क्वेश्चन के लिए था। एनीवेज अभी हम लोग करने वाले इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें मैं क्या बोल रहा था तुम्हारा, तुम्हारा ऑपरेटिंग वाला खर्चा के, हाँ ये देखो इसमें ना तुम्हारा ये वाला कंसेप्ट यूज होगा, ये ध्यान में रखना। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो EBIT आता है, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आ जाओ, तो अभी मैं कर रहा हूँ ICAI मॉड्यूल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले ये लोग क्या बोलते हैं, गणपति लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग रेशियोज एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर 31 मार्च 23। सेल्स दिया है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड। रेट ऑफ इनकम टैक्स, शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स, करंट रेशियो, नेट प्रॉफिट टू सेल्स, इन्वेंट्री टर्नओवर, कुछ ना बोलते तो भी COGS पे ही लेना था।
COGS, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। सबसे पहले बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालो। तो रुको, सबसे पहले ना मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालता हूँ। कैसे होगा? वेरी वेरी सिंपल। देखो, इन्होंने तुमको दिया हुआ है दो चीज़। एक तो इन्होंने तुमको दिया हुआ है कि भाई साहब मेरा क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, इन्होंने एक तो तुमको दिया हुआ है कि तुम्हारा सेल्स क्या है, और इन्होंने तुमको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट टू सेल्स क्या है। तो मेरा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, जिसको तुम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हो। तो सेल्स का डायरेक्ट 6.25%, सेल्स कितना है? 60 लाख इंटू 6.25% करोगे तो ये आता है 3,75,000। इसमें ऐड बैक क्या होता है? अभी इनकम स्टेटमेंट को उल्टा फॉलो करो। तो इसमें ऐड हो जाएगा मेरा टैक्स। तुम्हारा टैक्स रेट कितना है? रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 50%, मतलब ये नेट ऑफ टैक्स का फिगर भी 50% होगा, ये भी 50% है, 3,75,000। तो ये ऐड बैक होके मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? तो तुम बोलोगे 7.5 लाख। इसमें ही हम लोग वापस से इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे तो आएगा EBIT। और याद रखना, EBIT ही मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हाँ जी भैया, EBIT ही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे आएगा? तुम देखो, तुम इन्होंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000 बोला हुआ है, तो यहाँ पे ये 60,000 ऐड बैक हो जाएगा। 75,000 प्लस 60,000 तुम करोगे तो आ जाएगा 1,35,000 माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब सुनना दूसरी चीज़, इसी में मैं कहने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैं क्या ऐड बैक करूंगा भैया? आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक करोगे तब आपको आएगा GP। बस ये वाला कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई हो रहा है। और GP कैसे निकलेगा? सिंपल, मैं सेल्स लूंगा, उसमें से मैं COGS को माइनस करूंगा तो GP आ जाएगा मेरा। हाँ जी, सेल्स कितना है? तुम बोलोगे मेरा जो सेल्स है वो है 60 लाख रुपीज़। COGS कैसे निकलेगा? ये देखो, ये लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई मेरा COGS है 18 लाख का, तो 18 लाख इसमें से ये माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ऐड बैक ही करना पड़ेगा एक तरीके से। तो देखो, सॉरी, माइनस ही करना पड़ेगा। 60 लाख माइनस 18 लाख, तो ये रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से आया 42 लाख माइनस 135। नहीं, कुछ गड़बड़ है, ये आंसर नहीं आता है इसका भाई, ये आंसर इसका नहीं आता। अभी ये 7.5 लाख है, मैंने 75,000 क्यों लिख दिया? तो 7,50,000 प्लस 60,000 ना, तो ये हो गया 8,10,000 एंड 42 लाख। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का क्या आ गया? तो तुम बोलोगे 42 लाख माइनस 8,10,000 अगर मैं करूँगा तो 33,90,000। ये करेक्ट है। मतलब ये क्वेश्चन मैं क्लास में इतनी बार करवा चुका हूँ ना भाई, इसका आंसर ही मेरे को याद रह गया भाई, क्या करे बोलो। ऐसे ऐसे, बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर है। ऐसा सवाल ना एग्जाम में आता है कि तुमको एक आधा अधूरा बैलेंस शीट दिया जाएगा और तुमको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये तो सारा अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल गया, कितना? 33,90,000। अब बोलते हैं कि बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 2023 को। ठीक है, तो एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दूँ। तो जो मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें क्या आएगा? एक तो मेरा आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 15% डिबेंचर्स, अरे एंड पेबल्स। ठीक है भाई, तो ये तो लाइबिलिटी साइड। असेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स आ गया। फिर करंट एसेट्स में 3 चीजें हैं, स्टॉक, रिसीवेबल्स, कैश। तो स्टॉक, रिसीवेबल्स एंड कैश। ठीक है, लेट अस सी हाउ शैल वी बिगिन। तो देखो, रिसीवेबल्स और पेबल्स तो सामने से ही दिया हुआ है, 2-2 लाख रुपए है। तो रिसीवेबल्स 2-2 लाख, सॉरी 2 लाख, पेबल्स 2 लाख। ठीक है, फिर ये लोग बोलते हैं कि करंट रेशियो इज 2 टाइम्स। अब देखो, करंट लाइबिलिटीज में ना मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज पेबल्स, और बाकी की चीज़ें तुम देखोगे तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ये मेरा प्रोप्राइटरी फंड का पार्ट बनता है या शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट बनता है। तो सिर्फ करंट लाइबिलिटीज में एक ही चीज़ है। तो मेरा करंट एसेट का टोटल क्या आएगा? तुम बोलते हो कि करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, तो 2 इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन 2 लाख। तो करंट एसेट कितना आया? 4 लाख आ गया करंट एसेट। हाँ भैया, 4 लाख आ गया करंट एसेट। और करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें? 3, ये 3, स्टॉक, रिसीवेबल्स एंड कैश। ठीक है मेरे भाई,
साथ ही साथ तुम देखोगे ना, इन्होंने इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो समझने का ट्राई करना ना। मेरे को COGS अपॉन क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का डेटा नहीं दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री का डेटा नहीं दिया हुआ है, तो आई एम टेकिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है मेरे भाई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन्होंने कितना दिया हुआ है, सामने से ही दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 18 लाख है, डिवाइडेड बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री अपने को निकालना है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 12। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ गया, तुम बोलोगे 18 लाख डिवाइडेड बाई 12, तो 1.5 लाख का मेरा आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर आ जाएगा। साथ ही साथ तुमको पता है अपने को करंट एसेट का टोटल 4 लाख आया है, ठीक है, और उसमें ये 3 आइटम्स है, तो एक ही आइटम अपना बैलेंसिंग फिगर कैश का बन जाएगा। तो 4 लाख रुपए माइनस 1.5 लाख माइनस 2 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर कैश कितना बन गया, 50,000। ठीक है मेरे भाई। फिर अब तुम देखो डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया हुआ है, और ये लोग बोलते हैं कि जो डिबेंचर्स का कूपन रेट है वो 15% है, तो सिंपल सी बात है ना, 60,000 अपॉन 15% आ जाएगा अपना डेट का फिगर। तो ये हो गया 4 लाख। ठीक है, फिर और कुछ बच गया है क्या? हाँ, फिर देखो ये लोग बोलते हैं कि शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स जो है वो 7:3 है, और हाँ मेन चीज़ रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बच गया है। तो नेट प्रॉफिट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड, अब समझना नेटवर्थ क्या होता है पता है, नेट प्रॉफिट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड इंटू 100। यहाँ पर प्रोप्राइटरी फंड में अपने पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, मतलब क्या बचेगा, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। और नेट प्रॉफिट तुमको दिया हुआ है कितना था, अपन ने पहले भी देखा था ना, नेट प्रॉफिट कितना है, हाँ 3,75,000 अपना इधर है। और नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इन्होंने तुमको दिया हुआ कितना है, 25% ना, बस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स कितना आ जाएगा, अरे भाई हाँ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 3,75,000 अपॉन 25%, 15 लाख। प्लस ये लोग क्या बोलते हैं कि जो शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स है ना बॉस, वो 7:3 है, मतलब शेयर कैपिटल कहने से इसका 7/10 हो गया, रिजर्व्स इसका 3/10 हो गया। तो शेयर कैपिटल कितना, 15 लाख इंटू 7/10 तुम करोगे तो 10.5 लैक्स, और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 15 माइनस 10.5 करके 4.5 लैक्स। तो 10.5 लैक्स एंड 4.5 लैक्स इधर आ जाएगा। अब देखो लाइबिलिटी का टोटल साइड तो मेरे को मिल गया, तो ये आ गया 21 लाख। ये भी अब बैलेंस शीट लाइबिलिटी और एसेट साइड पे हमेशा सेम अमाउंट दिखाता है टोटल बेसिस पे। हाँ भैया, ऐसे ही तो जिंदगी में बैलेंस शीट टैली की है। हाँ, तो 21 लैक्स माइनस 50,000 माइनस 2 लाख रुपीज़ माइनस 1.5 लाख तुम करोगे तो मेरा फिक्स्ड एसेट का बैलेंसिंग फिगर जो है वो 17 लाख आ जाता है। दिस इज ऑल्सो डन, बहुत बढ़िया। तो इसका सोल्यूशन एक बार मैच कर लेते हैं। नहीं, ये वाला नहीं है, टेंशन मत लो। देखो, एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनका 33,90,000 इधर आ गया, फिक्स्ड एसेट 17, 21, 2, 50, 10.5, 4.5, 4 और 2, 21 लाख बटाली। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये तो फटाफट क्वेश्चन हो गया अपना, इसमें कुछ नया पॉइंट उतना था नहीं। ठीक है, बार बार करते हैं अपन लोग ये क्वेश्चन वैसे भी। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 अपना हो चुका है कंप्लीट। अब आ जाते हैं आज की क्लास के आखिरी सवाल पर बॉस, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। तैयार हो? यस भैया, बिल्कुल ही रेडी है हम लोग आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन में। और लेट मी टेल यू, आज की क्लास है ना शायद थोड़ी सी जल्दी अपन छोड़ देंगे। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। और इधर तुमको थोड़ा ऐसा आ रहा है ना, रुको मैं ना थोड़ा मस्त ऐसा एडजस्टमेंट कर देता हूँ। अभी क्या धूप बढ़ गई है ना थोड़ी सी, इसके लिए ऐसा दिख रहा है तुमको। ठीक है, हाँ चलो मत बेटर। ठीक है, तो अभी हम लोग अंत में क्या करते हैं मेरे भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर कौन सा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अपन लोग, एंड देन आज के लेक्चर को विल एंड इट। तो आ जाओ मेरे भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 पर। गुड क्वेश्चन है मेरे भाई, ये अच्छा सवाल है। एक्चुअली मुझे तुमको यही क्वेश्चन करवाना था, हाँ नहीं यही क्वेश्चन कराना था। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ, मस्त सवाल है ये। अब देखते हैं तुम्हारी अकाउंट्स की नॉलेज कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो अब देखो समझो,
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू टेमर लिमिटेड। देखो डेटर्स वेलोसिटी, क्रेडिटर्स वेलोसिटी, जो मैंने ट्रिक सिखाया था ना 360 52 12 अपॉन वेलोसिटी करोगे तो टर्नओवर आएगा, इधर ही निकाल लो। तो ये करके ना मेरा रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकलेगा और पेएबल्स टर्नओवर रेशियो निकलेगा। रिसीवेबल्स में याद रखना बिल रिसीवेबल डेटर्स दोनों आता है, तो 12/3 करोगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स आ गया, 12/2 यहाँ पे 6 टाइम्स आ गया। ठीक है, बट याद रखना देखो इन्होंने बिल रिसीवेबल और पेएबल अलग से दिया हुआ है। वाई? उनको पता है कि बच्चे रिसीवेबल और डेटर को एक ही समझ के आने वाले है ना, उनके माथे पे कुछ लिखा हुआ है, वो मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता, लेकिन है ऐसा भाई, तो कंफ्यूज कर दिया। प्लस ये लोग देखो तुमको एवरेज इन्वेंट्री का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड इज 10,000 अबाउट द ओपनिंग स्टॉक। तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है इट विल बी COGS अपॉन क्लोजिंग इन्वेंट्री, नहीं एवरेज इन्वेंट्री। जीपी रेशियो दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। अब पहले वाला एकदम चिल्लर है, सेल एंड COGS इधर ही निकल जाएगा, यहीं पे निकाल दूँ? नहीं, चलो बुक में लिखते हैं। तो देखो सेल्स और COGS तो जीपी। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना मेरे भाई वो है 4 लाख रुपया, और जीपी रेशियो ये लोग कितना बोलते हैं? जीपी रेशियो ये लोग बोलते हैं 25%। तो कहने से ये 100% होगा और ये बैलेंसिंग फिगर 75% हो गया। हाँ भाई, तो 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 25% करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16 लाख और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट 12 लाख। तो ये तो इधर ही निकल गया है ना भाई, ये तो इधर ही निकल गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अब मेन कहानी शुरू होती है इधर से, सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सन्ड्री डेटर्स के लिए इन्होंने पहले तो देखो तुमको कौन सा डेटा दिया हुआ है। सन्ड्री डेटर्स के लिए इन्होंने तुमको दिया हुआ है डेटर्स वेलोसिटी रेशियो, दैट इज 4 डेटर्स वेलोसिटी रेशियो। बट अपन ने रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो तो निकाल ही दिया हुआ है। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कितना होता है भैया? रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स। ठीक है, यस। और रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज या क्लोजिंग रिसीवेबल्स। मेरे को एवरेज इन्वेंट्री का डेटा दिया हुआ है, एवरेज रिसीवेबल्स का कोई डेटा नहीं दिया हुआ है मेरे को, सो इट इज गोइंग टू बी क्लोजिंग रिसीवेबल्स ओनली। ठीक है, साथ ही साथ क्रेडिट सेल्स इन्होंने कितनी दी हुई है? कुछ बोला नहीं है तो अज्यूम करो सारी की सारी सेल्स क्रेडिट पर ही है। पहले केस में अपन ने 16 लाख का क्रेडिट सेल निकाल दिया है, तो 4 इज इक्वल्स टू 16 लाख अपॉन क्लोजिंग रिसीवेबल्स। तो क्लोजिंग रिसीवेबल्स कितना हुआ? 4 लाख। बट क्लोजिंग रिसीवेबल्स में तो दो चीज़ें होती है, एक होता है अपना डेटर्स और एक होता है अपना बिल्स रिसीवेबल। कितने शाणे लोग हैं ना, देखो बिल्स रिसीवेबल दे दिया और तुमको बोला है सन्ड्री डेटर्स निकालो। तो बिल रिसीवेबल कितना है इनका? बिल रिसीवेबल इनका है 25,000 रुपये। तो बैलेंसिंग फिगर डेटर्स कितना हुआ? 3,75,000। समझ में आती है बात? हाँ जी। इसी के अलावा अब सुनना, ये दो पॉइंट्स है ना लिंक्ड है आपस में। मतलब जब तक मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं निकलेगा ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं निकलेगा। और ये क्रेडिटर्स और क्लोजिंग स्टॉक ना इस क्वेश्चन में इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। अब मेरे को बनाना पड़ेगा वो चीज़ जो तुम बचपन से बनाते आ रहे हो और जिसके भरोसे तुम फाउंडेशन पास हुए हो, ट्रेडिंग अकाउंट। ये आ जाएगा मेरा बॉस ट्रेडिंग अकाउंट इधर। ठीक है मेरे भाई, तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट इधर बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ट्रेडिंग अकाउंट वर्क कैसे करेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अब सुनना, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना उसको 2 मिनट के गोली मारो, उसका इस क्वेश्चन में कोई रिश्ता नाता कुछ भी नहीं है। ठीक है, और क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? मैं बोलूँगा ओपनिंग स्टॉक, मैं बोलूँगा आपने कुछ परचेस किया होगा वो, मैं बोलूँगा बाई सेल्स, मैं बोलूँगा कुछ क्लोजिंग स्टॉक आता है वो, और यहाँ पर आ जाएगा टू जीपी। बराबर। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को गोली मारूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में यही 5 चीज़ें आती है। अब इसमें से जो जो दिया हुआ है वो लिख लो। जैसे कि मेरा जो सेल्स है वो 16 लाख यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब मैंने फर्स्ट केस में निकाल दिया था। ग्रॉस प्रॉफिट तो ये लोग क्वेश्चन में ही देते हैं कितना, 4 लाख का। हाँ जी। अब तुम देखो कि यहाँ पर है ना मेरे पास क्या है, सेल्स है, परचेसेस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, परचेसेस नहीं है। बराबर, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो से मेरे को एवरेज इन्वेंट्री निकलेगा। व्हाट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ओवर ईयर? कैन आई से इट इज COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, नॉट क्लोजिंग, क्योंकि बोला है ना कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000 अबव द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरा कितना है? मैं बोलूँगा 1.5 टाइम्स। COGS मेरा 12 लाख है डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना आता है? मैं बोलूँगा 12 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 करके 8 लाख।
अब एवरेज कैसे निकलता है, तो तुम बोलोगे एवरेज इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। मैं बोलता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री को x मान लो, तो कहने से क्लोजिंग x प्लस 10,000, कैसे बोला है ना क्वेश्चन में कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री के 10,000 से ज़्यादा है। क्लियर? यस। तो एवरेज इन्वेंट्री मेरा आया 8 लाख इज इक्वल्स टू ओपनिंग को x माना है, तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 lakhs इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2। तो 16 lakhs इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10,000। तो x के कितना आएगा, मैं बोलूँ 16 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 7,95,000। x हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को माना था, x हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को माना था, तो 7,95,000 ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया। और क्या बोलते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 अबव ओपनिंग इन्वेंट्री, तो 795 प्लस 10,000 तुम करोगे तो 8,05,000। ठीक है मेरे भाई। और बैलेंसिंग फिगर मेरा परचेजेस आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 16 लाख प्लस 8,05,000 अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे आता है 24,05,000, यहाँ पे भी आता है 24,05,000। इसमें से 7,95,000 माइनस हो जाएगा और इसमें से 4 लाख और माइनस हो जाएगा, तो 12,10,000 मेरा क्रेडिट परचेसेस आ जाता है। समझ में आई बात? हाँ जी। तो देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो मेरा इधर ही निकल गया, 8,05,000 इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये वाला पार्ट भी इधर ही निकल गया, सन्ड्री डेटर्स निकल गया है। अभी ये लोग बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स निकालने के लिए। अब समझना इतनी मेहनत मशक्कत क्यों, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए ना इन्होंने दिया हुआ है मेरे भाई मेरा क्रेडिटर्स वेलोसिटी या क्रेडिट या फिर मेरा पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब पेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कहने से इट इज क्रेडिट परचेजेस अपॉन क्लोजिंग पेबल्स। इस केस में एवरेज पेबल्स का भी कोई डेटा नहीं है, बट क्रेडिट परचेजेस निकलेगा कहाँ से, उसके लिए ये सारी मेहनत मशक्कत हुई है। समझ में आई बात? हाँ। तो मेरा जो पेबल्स टर्नओवर रेशियो है वो मैंने निकाल दिया है 6 गुना क्रेडिट परचेसेस इज 12,10,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग पेबल्स। तो क्लोजिंग पेबल्स कितना हुआ 12,10,000 डिवाइडेड बाय 6। आई नो पॉइंट में आंसर आ रहा है बट ये सही भी है, 2,01,667। अब इसका दो बाइफर्केशन, वंस अगेन पेबल्स में भी बिल्स पेबल भी आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आता है। तो बिल्स पेबल कितना है, तुम बोलोगे क्वेश्चन में बिल्स पेबल दिया है 10,000 का, तो बिल्स पेबल 10,000 का, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर माइनस 10,000 तुम करोगे तो 1,91,667 सन्ड्री क्रेडिटर्स आ चुका है मेरा। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में निकल गया। और अंत में बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स ले लो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो याद करो, क्या बोला था, कुछ बोला नहीं है तो न्यूमरेटर में फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फिक्स्ड एसेट में हम लोग क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट लेते हैं, अगर कुछ बोला नहीं है तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इन्होंने बोला है 4 इज इक्वल्स टू सेल्स अपना है 16 लाख डिवाइडेड बाय क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स। तो क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स कितना हुआ 16 लाख अपॉन 4 लाख, दैट्स इट। ठीक है भैया, इतना फास्ट क्यों सॉल्व किया क्वेश्चन, मजा आता है ना। मतलब देखो दिस इज अ रिवीजन बैच फॉर अ रीजन, मतलब एकदम ऐसे हौले वाले अगर मैं करवाऊंगा ना तो फिर ये रेगुलर बैच बन जाएगा, और रिवीजन बैच का ना पर्पस ऐसे डिफाई हो जाता है। इसके लिए देखो जो नया क्वेश्चन था उस पर मैंने थोड़ा समय लिया, ठीक है। जितना भी देखो तुम देखोगे जितने भी आरटीपी में अगर इंस्टीट्यूट कोई भी नए नए सवाल ले रही है उस पर मैं थोड़ा सा समय व्यतीत कर रहा हूँ, ठीक है। जितने भी पीवाईक्यू के अगर नए नए टाइप के सवाल बन रहे हैं उस पर थोड़ा सा समय व्यतीत कर रहा हूँ, जो कंसेप्ट थोड़ा नया है उस पर थोड़ा समय व्यतीत कर रहा हूँ, इन स्पाइट ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन ऑन मेकिंग गुड प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन अच्छे करने से बेटर जिस चीज़ पे एक्चुअली टाइम देने की ज़रूरत है मैं उधर दे रहा हूँ टाइम। सो दिस इज एन अनदर बेनिफिट ऑफ रिविजन बैच जो शायद आपको किसी और से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इधर आ गया अपना, ये अपना कौन सा था, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 ना, ये देखो। तो इधर देख लेता हूँ मैं तुमको, सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 यही है, अरे नहीं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 था, सॉरी मैं 7 कहाँ देख रहा हूँ। हाँ तो देखो सेल्स 16 लाख, COGS 12 लाख, सन्ड्री डेटर्स अपना कितना आया 375, सन्ड्री क्रेडिटर्स 191,667, क्लोजिंग स्टॉक 8,05,000 आता है ना, ओ सॉरी हाँ सॉरी मैंने ये देख लिया, ये वाला नहीं है, 8,05,000 क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 8,05,000 और फिक्स्ड एसेट्स का अपना 3 लाख। 3 लाख कैसे, इन्होंने बोला है COGS के बेसिस पर लेने का है। जस्ट अ मिनट हाँ गाइस, जस्ट अ मिनट।
हाँ तो यहाँ पर एग्जाम में लिखा रहेगा जनरली सेल्स ही लेने का। जनरली मैंने देखा ये लोग सेल्स ही लेते हैं, ठीक है, जनरली ये लोग बोला है मैंने सेल्स ही लेते हैं, बट यहाँ पर आई डोंट नो इन्होंने COGS से लिया हुआ है। बट इन्होंने देखो नोट नीचे डाला हुआ है, 110% इन्होंने नोट तो डाला ही रहेगा, नोट डाले बिना ये लोग नहीं लेते। अपन ने सेल्स के हिसाब से कैलकुलेट किया है ना, इन्होंने COGS के हिसाब से कैलकुलेट किया है। एक मिनट, बट टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बिकॉज ये लोग नोट तो डालेंगे डालेंगे। ये देखो इधर इधर थर्ड नोट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो मे बी कैलकुलेटेड आइदर ऑन सेल्स और ऑन COGS, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए तो नॉर्म यही याद रखना कि COGS अपॉन क्लोज एवरेज इन्वेंट्री ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो के लिए देखो इन्होंने ऑल्टरनेटिव बोल दिया है कि सेल्स पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर एग्जाम में फिक्स एसेट सेल्स के हिसाब से भी निकाल के आओगे तो तुम ये नोट देकर आना, बच जाओगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी चलो, बाकी ITR में भले ही इन्होंने नोट दिया हुआ है, ITR में भले ही इन्होंने नोट दिया हुआ है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ही रखना, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद अनदर चैप्टर। भाई साहब मजे आ गए जिंदगी के। वी आर डन विद अनदर चैप्टर दैट इज रेशियो एनालिसिस, और आई होप मजे आ गए होंगे। और रुको, आज का सेल्फ स्टडी वर्क, आज के सेल्फ स्टडी वर्क में तुमको क्या करना है, यू विल हैव टू डू, अपना ये भी हो गया। आज का सेल्फ स्टडी वर्क है, आपको जनवरी 2025 का PYQ सॉल्व करना है। 4 नंबर का उन्होंने रेशियो एनालिसिस का सवाल पूछा है, बट इट इज मतलब मोर और लेस इट इज ईजी, आसान सवाल पूछा है उन्होंने, मैंने खुद करके देखा है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना, ठीक है। अब उसमें कैसे बुद्धि किधर लगाना है वो भी बता देता हूँ तुमको। उन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया होगा क्वेश्चन में, जहाँ तक मेरा आइडिया है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में कुछ नहीं बोला होगा। तो बस इतना अज्यूम करना कि सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस उस क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। यही अजम्पशन पे चलना कि उस क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस है ही नहीं, अपने आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड एक दूसरा ICI मॉड्यूल का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 तुमको घर पे सॉल्व करके आना है। तुम देखोगे ना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7, इट इज जस्ट लाइक द वन विच वी हैव डन। ये देखो ऐसा सवाल भी आता है एग्जाम में, ऐसा सवाल मैं बोलूँ लोग क्वेश्चन नंबर 1 में 5-6 नंबर के लिए पूछ सकते हैं, मतलब ऐसे जहाँ तक मेरा आइडिया है बहुत होता था ऐसा। अभी ये लोग जब से न्यू स्कीम आया है ना, तब से लोग बैलेंस शीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। बट मेरे को आइडिया है कि जिस अटेम्प्ट में मैंने एग्जाम दिया था, सुनो, जिस अटेम्प्ट में मैंने एग्जाम दिया था और जिस अटेम्प्ट और मेरा जो ओल्ड स्कीम वाला जो अटेम्प्ट था ना, उसमें लोग इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते थे। और ये लोग कभी भी बैलेंस शीट के टाइप के क्वेश्चन से इस टाइप के क्वेश्चन में पलट सकते हैं। इंस्टीट्यूट है, बम कभी भी फोड़ सकता है ना। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये करके आना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। विद दिस वी आर डन विद रेशियो एनालिसिस फाइनली। और मेरे भाई अब अंतिम 2 लेक्चर बच्चे, एक कल होने वाला है जिसमें हम लोग करने वाले तुम्हारे लिए भारी वाला चैप्टर, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एक तो वो होगा, एंड लास्ट में एक और भारी चैप्टर होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का जो चैप्टर है ना मेरे भाई, वो ऑन टाइम आ जाएगा, ठीक है। बट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, मतलब आज 8 तारीख है ना, 10 तारीख को जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर है, जिसका जो 10 तारीख को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का लेक्चर शेड्यूल्ड है, राइट। 1 मिनट रुको, मैं शेड्यूल देख लेता हूँ तुम्हारे सामने ही भाई। हाँ, तो 10 तारीख को जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर है ना, उसमें शायद 1 दिन का डिले हो सकता है। आई एम स्टिल नॉट श्योर, अगर टाइम पे सब हो गया तो डिले नहीं होने वाला है, बट शायद हो सकता है, ठीक है। बट कल का लेक्चर ऑन टाइम आ जाएगा, तो देख लेना। चलो विद दिस इज देवशाह साइनिंग ऑफ टुडे। थोड़ा जल्दी साइन ऑफ किया क्योंकि एक ही चैप्टर था, मैंने सोचा इसके साथ इन्वेस्टमेंट लूंगा तो 3 घंटे के ऊपर का चला जाएगा, इसके लिए एक लिया। चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय 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 बाय। और हाँ, सेल्फ स्टडी वर्क करके आना।